नमस्कार। बीच बहस के इस कार्यक्रम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, जब हम इस व्यवस्था में आते हैं, संसार में आते हैं, हमारे साथ में बहुत सारे रिश्ते जुड़े हुए होते हैं। हम लोगों ने तो कहा, पूरे विश्व को एक मंत्र दिया जिसका नाम हमने रखा वसुधैव कुटुंबकम। विश्व ने कहा कि द होल वर्ल्ड इज अ फैमिली, अ होल वर्ल्ड इज अ विलेज। हमने उससे भी आगे की बात की। हमारे यहाँ परिवार की बात होती है, कुटुंब की बात होती है और पूरे वसुधा को कुटुंब मानने की बात होती है। लेकिन फिर ऐसा लगने लगा कि ये मानने से कहीं घटता जा रहा है, और घटता जा रहा है तो क्यों घटता जा रहा है, इसके कारक क्या है, इसके कारण क्या है और इस विघटन का परिणाम क्या होने वाला है, क्या महत्व है संयुक्त परिवार व्यवस्था का। ये आज का एक बड़ा प्रश्न है। चाहे कितने भी राजनीतिक इधर उधर की बातें क्यों ना होती रहें, लेकिन अगर परिवार संयुक्त नहीं रहेगा तो विघटन होना अवश्यंभावी है, उसे कोई रोक नहीं सकता। इसीलिए जीवन में रिश्तों का महत्व है। आखिर क्यों ऐसा हो रहा है कि हमारा समाज रिश्तों में बढ़ता जा रहा है, या अगर उसको उल्टा अर्थों में कहूं तो क्यों ऐसा हो रहा है कि हमारे रिश्ते भी समाजों में बढ़ते जा रहे हैं। मैं, मेरा परिवार और बस सब कुछ। इसी विषय पर चर्चा करने के लिए आज हमारे साथ स्टूडियो में पधारे हैं श्रीमान कैलाश चंद्र जी शर्मा। आप पूर्णकालिक प्रचारक हैं राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के। आपका बहुत बहुत स्वागत कैलाश जी। नमस्कार, धन्यवाद। कैलाश जी, आपने वर्षों की तपस्या की है, क्योंकि हम जानते हैं कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ एक विश्व की सबसे बड़ी एक ऐसी संस्था है, सांस्कृतिक संस्था है, जो जिसे हम एनजीओ के तरीके से भी अगर देखें, उस पैटर्न पर भी देखें जो पैटर्न सामान्य तौर पे जनता में चलता है, तो ऐसा एक संस्था जो किसी भी सरकार से कोई अनुदान नहीं लेती, लेकिन करोड़ों लोग आपस में जुड़े हुए हैं, जहां पर कोई रजिस्ट्रेशन नहीं होता, लेकिन एक भाव होता है। वो भाव होता है भारत माता को परम वैभव तक पहुंचाने का, उसे सिंहासन तक पहुंचाने का, जिसके लिए हम लोग विश्व गुरु के नाम से जाने जाते थे। वर्षों की तपस्या है कैलाश जी आपकी। उस वर्षों की तपस्या में आपने बहुत लोगों के, आप घर गए, लोगों से मिले, परिवारों से मिले, उनके घर के मकान देखे, घर भी देखे। किस तरीके से ये घर जो हैं वो मकान बनते जा रहे हैं, और वापस से उस मकान में, उस फ्लैट में एक आंगन का स्थापित होने के लिए कैसे परिवार में रिश्तों की मिठास को वापस लाना पड़ेगा, शुरुआत में जाए बताएं। हमारी इस भारत की प्राचीन संयुक्त परिवार व्यवस्था के महत्व को सारी दुनिया ने स्वीकार किया है। एक समय इंग्लैंड की प्रधानमंत्री रही मार्गरेट थैचर, वो संघ के कार्यक्रम में आई, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के मकर संक्रांति उत्सव में मुख्य अतिथि के रूप में डॉक्टर हेडगेवार जी की प्रतिमा को माल्यार्पण करते हुए वो कहती हैं कि भारत की इस संयुक्त परिवार व्यवस्था जो दुनिया को बहुत कुछ सिखाती है, हम इंग्लैंड वासियों को भी उसका अनुकरण करना चाहिए। तो निश्चित रूप से इस परिवार व्यवस्था की महत्ता, आवश्यकता आज केवल भारत नहीं तो दुनिया भी उसको स्वीकारती है। लेकिन हम आधुनिकता के चक्कर में हमारी उस श्रेष्ठ व्यवस्था को विस्मृत करते चले जा रहे हैं। हमारा तो विचार रहा है शुरू से ही वसुधैव कुटुंबकम का, और केवल इतना नहीं कि हमने सारी पृथ्वी को परिवार माना है, उसी को परिवार इस नाते से मानते हुए कृण्वन्तो विश्वमार्यम, अर्थात परिवार का प्रत्येक सदस्य ये श्रेष्ठ बने, गुण संपन्न बने, उसका अंदर का देवत्व जगे, उसका अंदर का आसुरी जो भाव हो वो समाप्त हो। और ये सब किस लिए? ये इसलिए कि सर्वेपि सुखिनः सन्तु, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। इस विचार को लेकर यह भारत का विचार, हिंदू विचार, ये दुनिया को अपना परिवार मानकर दुनिया के उस 1893 की 11 सितंबर की उस धर्म सभा का भी हम स्मरण करें तो स्वामी विवेकानंद जी उसको प्रमाणित करते हैं। उन्होंने अपने संबोधन में प्रारंभ में ही कहा
मेरे अमेरिका निवासी बहनों और भाइयों, सारे 7,500 धर्माचार्य जो उपस्थित थे, वे खड़े होकर स्वामी जी के इस विचार का, अर्थात इस भारतवर्ष के इस हिंदू विचार का जो दुनिया के लोगों को अपना बहन भाई मानता है, उसका आधार वह ही है वसुधैव कुटुंबकम का। और इतना ही नहीं, उन्होंने ये भी कहा, दुनिया भर के मारे पीटे गए सताए ऐसे सब लोगों को हम हिंदुओं ने, अर्थात भारत के लोगों ने गले लगाया है। 1902 में हमने और यहूदियों को गले लगाया, 1906 में हमने पारसियों को गले लगाया, और उसके बाद में हमने दुनिया के ईसाइयों को भी गले लगाया। ऐसा ये इसी कारण से कि हम संपूर्ण संसार को अपना परिवार मानते हैं जी, और उस परिवार की महत्ता, व्यवस्था, आवश्यकता आज भी उसी प्रकार से है, लेकिन उसके महत्व को कम आंकने के कारण से हमारे परिवार छोटे होते जा रहे हैं। जी, आपने जो बात कही कैलाश जी की उसको कम आंकने के कारण से परिवार जो हैं वो छोटे होते जा रहे हैं। हम ये अच्छे तरीके से जानते हैं, विश्व में कोई कहता है कि 3,000 साल पुराना ये मानव इतिहास है, 5,000 साल की बात आती है, 7,000 साल की बात आती है, कोई 16,000 साल बोलता है। ये सबके अपने अपने गणित है, सबके अपने अपने आंकड़े हैं। लेकिन अगर हम ये कहें कि जो आज भी बात चली कि विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र और पुराना लोकतंत्र, पहले बात आती थी एक भारत है, एक अमेरिका है, लेकिन अभी ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने भी जो बात कही एक कार्यक्रम में सम्मिलित होते हुए कि विश्व का सबसे पुराना भी और सबसे बड़ा भी, अगर लोकतंत्र की परिभाषा सबसे पहले विश्व को किसी ने दी तो वो भारत था। तो भारत की बात जब आती है तो मुझे एक फिल्म का एक गीत ध्यान आता है कैलाश जी की, मैं तुलसी तेरे आंगन की एक फिल्म बनी थी। हम देखते हैं आज के दौर में कि जब से तुलसी जी का गमला हुआ है और हमारा बंगला हुआ है, पहले तुलसा जी का बंगला हुआ करता था, तो अब तुलसा जी गमले में शिफ्ट हो गई हैं, लोग बंगले में शिफ्ट हो गए हैं, आंगन रहा नहीं, तो कैसे वो तुलसी जी का जो ऑक्सीजन जो देती थी प्राणवायु, रिश्तों की प्राणवायु, कैसे वो वापस आएगी? आखिर बिगाड़ कैसे हुआ? मैकाले और ऐसे बहुत से लोग आएंगे जाएंगे, हमारे अंदर क्या कमी रही जिसके कारण से हम कुछ परिवर्तित होते जा रहे हैं, नकारात्मकता की तरफ जाते हैं? परिवार शिशु की प्रथम पाठशाला मानी जाती है और वहीं से ही संस्कारों का प्रारंभ होता है। अपने भारतीय पद्धति में 16 संस्कारों का महत्व यह है प्रतिपादित हुआ है, और वे सारे संस्कार प्रारंभ में माँ से लेकर परिवार के जो अन्य जन हैं उनके सानिध्य में रहकर शिशु और बालक और युवक किशोर जो हैं वे सब प्राप्त करते थे। लेकिन आज धीरे धीरे उन संस्कारों को हमने गौण मानकर हमारी जो प्राचीन संस्कारों की महत्ता थी उसको कम आंका है। इसके कारण से भी हमारी फिर परिवारों से बाहर जब निकलता है व्यक्ति, वहाँ संस्कार नहीं मिलते तो उसकी संगति भी बिगड़ती है। अपने यहाँ कहा है कदली सीप भुजंग मुख स्वाति एक गुण तीन, जैसी संगति बैठी है तैसो ही फल दीन। उस संगति के परिणाम स्वरूप क्योंकि संस्कार मिले नहीं और संगति भी बिगड़ गई, तो फिर व्यक्ति का सोच जो है वो जो दादा दादी के साथ रहकर, नाना नानी के सानिध्य में रहकर जो उनकी सेवा का, उनके सम्मान का, और अपने यहाँ कहा है अभिवादनशीलस्य नित्य वृद्धोपि सेविनः चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयुर्विद्या यशोबलम। उससे वह बालक वंचित रहता है। तो जो माता पिता दादा दादी के प्रति उसका जो कर्तव्य भाव है वो उसको कभी प्रकट करने का जो संस्कार शिक्षा मिलनी चाहिए थी वो नहीं मिलने के कारण से वह धीरे धीरे फिर विचार भी और फिर वातावरण भी उस प्रकार का हो जाता है कि वह परिवार के महत्व की आवश्यकता को कम आंकने लगता है। इसलिए हमारा परिवार यह छोटा होता जा रहा है। यदि इसका उदाहरण देना हो जी, तो हम यदि प्रारंभ से देखते हैं तो ध्यान में आता है कि परिवार ही वास्तव में हमारी आंतरिक, मानसिक,
शारीरिक ऊर्जा का केंद्र है और उस ऊर्जा का स्रोत है हमारे माता पिता। कैसी भी विकट परिस्थिति हो, वे अपने माता पिता के द्वारा उनकी संतान को संभालने का काम परिवार में होता है। लेकिन जब माता पिता से दूर रहता है तो अभी अभी जो सिने जगत का सुशांत सिंह राजपूत नाम का कलाकार, जिसके जीवन में इस प्रकार की घटना घटी, जबकि सिने जगत में ही कोई धर्मेंद्र जी हैं, कोई दिलीप कुमार जी हैं, कोई अमिताभ बच्चन जी हैं, ये सब अपने माता पिता के साथ रहे, उनके सानिध्य में पले बड़े, तो सब प्रकार के संकटों में माता पिता ने संभाला, क्योंकि वो बचपन से हमको जानते हैं। तो ऐसी रिया चक्रवर्ती जैसी लड़कियां, यह अपने घर के बाहर चक्कर तो लगा सकती है, लेकिन घर की चौखट को तोड़कर अंदर नहीं आ सकती। लेकिन जब माता पिता से हम दूर रहते हैं, अलग रहते हैं, तो फिर ऐसी बालाओं को भी हमारे घर की चौखट में प्रवेश करने का अवसर मिलता है और उसके कारण से हमारा जीवन संकट में पड़ जाता है। इसलिए माता पिता का सानिध्य, स्नेह, यह सदैव हमारी संयुक्त परिवार व्यवस्था की एक महत्वपूर्ण इकाई रहा है। जी बिल्कुल, आपने ठीक बात कही है कि किस कारण से हम लोग घट रहे हैं और हमको एक ऐसी परिस्थिति का सामना करना पड़ रहा है। अब प्रश्न ये आता है कैलाश जी कि किस तरीके से हम उन परिस्थितियों को ठीक करें, क्योंकि कॉन्वेंट स्कूल में, विद्यालयों में कोई बहुत बड़ा है, बहुत ही आधुनिक विचारों में उसने अपने आप को देखा है, उसके बाद में हम उसको कहें कि तुम इस तरीके से तुम्हें रहना है, उस तरीके से रहना है, तो वो जवाब देने की प्रवृत्ति आती है, या फिर यूँ कहें कि सहनशीलता घटती जा रही है और जवाब देने की प्रवृत्ति बढ़ती जा रही है। ऐसे में मान सम्मान, जैसे आंखों की शर्म कहते थे, वो शायद घट गया है। तो फिर छोटी छोटी चीज़ें वो कैसी हो सकती हैं, वो कौन सी हो सकती है जिसके कारण से हम फिर से उन गुणों को बिना आदेशात्मक तरीके से भी वापस से परिवार में लेकर के आ जाएं? अभी आपने कॉन्वेंट शब्द का उपयोग किया जी। ये कॉन्वेंट कैसे प्रारंभ हुए? तो इंग्लैंड जैसे देश में युवक और युवतियां बिना विवाह के साथ रहने लगे और अनचाहे शारीरिक संबंध के कारण से जो संतान हुई उसको प्रारंभ में गिरजाघरों में रखना शुरू किया। जब उनकी संख्या बढ़ी तो गिरजाघरों ने, सरकार ने एक अलग व्यवस्था की और वहाँ फादर, मदर और सिस्टर ऐसे उन बच्चों को संभालने का काम करने के लिए रखे गए और उनको नाम दिया गया कॉन्वेंट। और बाद में फिर धीरे धीरे 1806 में यह फ्री स्कूल के नाम से शुरू हुए। भारतवर्ष में भी जी ऐसे ही कलकत्ता में, चेन्नई में और दिल्ली में शुरू हुए। तो कुल मिलाकर हमारी कॉन्वेंट में अंग्रेजी माध्यम में पढ़ाने की जो मानसिकता है भारत के अभिभावकों की, उसके कारण से बच्चे को प्रारंभ से ही अपने से दूर कर दिया। तो बच्चे के मन में भी अपने माता पिता के प्रति जो स्नेह, जो सानिध्य का और एक भाव रहना चाहिए था कि मुझे माता पिता ने स्नेह सानिध्य देकर बड़ा किया है। माता पिता सोचते हैं बस हमने पैदा किया है, अब इसको पढ़ाना है, इसलिए उसको पैसा दे देते हैं, उसको अच्छे विद्यालय में भर्ती करा देते हैं, अच्छे और वस्त्र दे देते हैं। वो सोचते हमारा कर्तव्य पूरा हो गया। बालक को जब छोड़कर आते हैं तो वो रोता हुआ दिखाई देता है, लेकिन घर वाले छोड़कर आ जाते हैं। जब बालक बड़ा होता है तो बालक को लगता है कि माता पिता ने क्या दिया है, मुझे पैदा किया, मेरे को पढ़ा दिया, ये तो उनका कर्तव्य है। इसलिए वह बड़ा होने पर, विवाह होने पर वह माता पिता को रोता छोड़कर चला जाता है। तो इसके कारण से जो स्वाभाविक एक स्नेह संबंध, सानिध्य एक बालक को, एक किशोर को, तरुण को मिलना चाहिए, वो नहीं मिलने के कारण से वह अपना कर्तव्य भाव यह माता पिता के प्रति समझता नहीं और उसको पूरा करने की उसकी मानसिकता नहीं रहती है। जी, ये मानसिकता को ही बस बनाना है और मानसिकता जैसे जैसे बनती चली जाएगी, समस्या धीरे धीरे घटती चली जाएंगी। बात कभी बुआ की आती है, फूफा की आती है, कभी मौसा जी मौसी जी की आती है, मामा मामी की आती है, ताऊ जी ताई जी की आती है, चाचा जी चाची जी, काका काकी, ये सब की बात आती है। बहुत सारे रिश्ते हैं। कैलाश जी, एक थोड़ा सा आपसे जानना चाहेंगे कि अब घर में ये चल पड़ा है कि भाई हम दो हमारे दो, या हम दो हमारा एक। हम ये किसी से ये भी नहीं कह सकते कि आप ज़्यादा परिवार बड़ा कीजिए, क्योंकि ये एक महंगाई का भी ज़माना है, बहुत मुश्किल होता है इस तरह की चीज़ों में जाना। तो अगर 2 और 2 का परिवार ऐसा होता है, माता पिता को भी हम उसमें शामिल करते हैं, लेकिन इतने सारे रिश्ते जिनके नाम हम लोग लेते थे,
इन रिश्तों से परिचय कैसे होगा? कहीं ये ऐसा ना हो जाए कि ये नाम ही कहीं खोते हुए चले जाएं और अड़ोस पड़ोस वाले लोगों को तो जिसे देखो वो या तो अंकल कहने लगता है या आंटी कहने लगता है। एक बात। एक और दूसरी बात मैं आपसे जानना चाहूँगा कि आजकल घरों में ये जो चल रहा है उसे आप किस तरीके से देखते हैं कि अगर कोई लड़की शादी करके दूसरे परिवार में जाती है तो कि भाई बहू नहीं इसे अपनी बेटी मानिए और दामाद नहीं इसे अपना बेटा मानिए, तो क्या बहू को बेटी मान करके बहू जो एक अपने आप में एक रिश्ता है उस रिश्ते को हम कम करते हैं, या दामाद को दामाद नहीं उसे बेटा मान करके मानना क्यों? वो रिश्ता जैसा है उस रिश्ते की मर्यादा को वैसा क्यों ना रखा जाए? थोड़ा इन दोनों बिंदुओं पर प्रकाश डालिए। ये संकट केवल एक परिवार का नहीं है, हम दो हमारे दो वाली जो एक प्रचलन में आई पद्धति है, ये देश के लिए भी एक संकट बन रहा है। क्योंकि जब जनसंख्या का असंतुलन देश में होता है तो उसके कारण से देश को अनेक प्रकार से उसके परिणाम भुगतने पड़ते हैं। जैसे एक ही बेटा है, एक ही बेटी है, तो आखिर देश की सेना में कौन भर्ती होगा, देश की सेवा के लिए कौन प्रस्तुत होगा? और कोई एक यदि बेटा ही है तो वह केवल घर में माता पिता के साथ, और फिर आज जिस प्रकार की कमाई की एक और होड़ लगी है जी, जबकि अपने यहाँ कमाने के लिए पहले भी मना नहीं किया है, लेकिन कहा गया है सैकड़ों हाथों से कमाओ तो 1000 हाथों से बांटो। ऐसी जो पद्धति रही है, आज उसके बजाय हम केवल अपने लिए सोचते हैं, स्व केंद्रित हो गए हैं। इसलिए बेटा पढ़ लिख कर भी माता पिता के साथ रहता नहीं है, या तो वो विदेश चला जाता है या फिर कहीं अनेक भारत के भी किसी दूसरे शहर में रहकर भी वो माता पिता से वंचित रहता है, माता पिता से दूर रहता है। तो इसके कारण से वह जानता ही नहीं है कि माता पिता के जो और रिश्तेदार हैं उनको वह कभी मिलता नहीं, सामूहिक कार्यक्रमों में आता नहीं, तो उसके कारण से पहचान नहीं होती कि ये पिताजी की बहन है, ये पिताजी के मौसा जी हैं, या ये मेरे मामा जी लगते हैं, या मेरी मौसी लगती है, मेरे भुआ जी या फूफा जी लगते हैं। तो इसके कारण से भी यह एक, और रिश्तों में जब परिचय नहीं है तो आत्मीयता कहाँ से होगी? जब परिचय होगी, जान पहचान होगा, तभी तो फिर हम एक दूसरे को पहचानेंगे, और पहचानने के अवसर पर हम बाहर रहते हैं, अलग रहते हैं। तो इसके कारण से भी यह और संकट एक पैदा हो रहा है। दूसरा, आपने कहा कि आर्थिक दृष्टि से यदि अधिक संतान होगी तो भगवान ने हाथ दिए हैं दो, यदि व्यक्ति परिश्रम करेगा जी, तो वह परिश्रम से और कमाएगा। अपने यहाँ तो कहा है कि जो कमाएगा वो खिलाएगा। पहले भी हमारे बड़े परिवार होते थे, संयुक्त परिवार में 4-4 भाई 4-4 बहनें होती थी, कभी भी परिवार भूखा नहीं मरता था, और कितना प्रेम आत्मीयता वह रहती थी। आज एक पुत्री एक पुत्र के, और उसको भी अधिक ये मानकर कि ये ज़्यादा है। अब तो ये कहने लगे हैं शेर का बच्चा एक ही अच्छा, ये अच्छा है क्या? और मैंने तो अनुभव किया है कि मानो वो एक संतान है, उसका भी किसी कारण से और वह काल का ग्रास हो गया तो वह परिवार तो सब प्रकार से, तो दोनों ही प्रकार की बातें अपने यहाँ हैं। किसी के यहाँ 9 संतान हैं तो भी वो ये चिंता करे, और मानो वो 8 नहीं रहे तो भी परिवार चलता है, उसकी वंश बेली चलती है उसके सद्कार्यों से। और यदि परिवार में 4 संतान हैं, उसके बावजूद भी बच्चे यदि संस्कारित नहीं हुए, तो अपने यहाँ कहा है पूत कपूत तो क्यों धन संचय, और पूत सपूत तो क्यों धन संचय जी। तो पुत्र पुत्रियों को यदि संस्कारित करने का यदि सब प्रकार का प्रारंभ से परिवार में प्रयत्न होता है, और संस्कार का आधार संयुक्त परिवार होता है जिसमें दादा दादी होते हैं, नाना नानी होते हैं, और भी जो बुआ जी हैं, फूफा जी हैं, ये चाचा चाची हैं, ताऊ और ताई हैं, ये सब उस बालक को संस्कारित करने में, शिक्षित करने में, अच्छी संगति, अच्छा विचार और वातावरण देने में सहयोगी होते हैं। आज वो यदि परिवार में उनके साथ रहेगा ही नहीं तो इन सब नाते रिश्तों से वह वंचित रहेगा, और उसके कारण से उनके प्रति आत्मीयता नहीं, अपनापन नहीं,
तो वो जो रिश्ते हैं जी। वो उस प्रकार से समाप्त होते जा रहे हैं। ठीक बात है। इसमें मैंने जो आपसे जो दूसरा बात और बिंदु जानना चाहा था कि किस तरीके से रिश्तों के नाम बदल जाते हैं कि भाई बहू को बेटी समझा जाए या दामाद को बेटा समझा जाए, समझा ही क्यों जाए, किसी को कोई दूसरा क्यों समझा जाए, उस रिश्ते की अपनी मर्यादा होती है। इसलिए बहू कहती है कि मुझे बहू मान करिए आप क्यों नहीं, और मेरे को अपनाते हैं और मेरे साथ व्यवहार करते हैं, बेटी क्यों। ऐसा उसका ये सोच इसीलिए है कि जब तक आप मुझे बेटी नहीं मानेंगे तो क्या मैं इस परिवार की बहू बनकर, इस परिवार की सदस्य के नाते से, इस परिवार की मान मर्यादाएं, इस परिवार की जो संस्कृति है, जो भी व्यवस्थाएं हैं जी। और इसलिए अपने यहाँ कहा है कि जो ही नई वधू आती है उसको उसकी ननद जो है वो अपने परिवार की सारी व्यवस्थाओं के बारे में बताती है, सारे संबंधों के बारे में बताती है, तो उसके कारण से उसको बड़ा आत्मीयतापूर्ण व्यवहार भी अनुभव होता है और वो सब बातों से परिचित हो जाती है वधू, तो फिर वह उसी हिसाब से परिवार की उस परंपरा को, संस्कृति को आगे बढ़ाने में सब प्रकार से सहयोग करती है, समर्पित भी होती है। तो उसके कारण से परिवार में बड़ा आत्मीयतापूर्ण व्यवहार होने के कारण से उसको भी फिर ये लगता है कि ये मेरा ही परिवार है और वह उस परिवार के सब प्रकार से सुखी संपन्न करने के लिए समर्पित हो जाती है। कैलाश जी, कुछ उदाहरणों के जरिए अगर आप बताना चाहें कि क्या किस तरीके की ये परिवार व्यवस्था थी, कौन से ऐसे आदर्श उदाहरण हैं परिवार के जिनको हम सामने रख सकते हैं अपने, क्योंकि हर किसी चीज़ के लिए आज अगर कोई कहता है कि क्रिकेट में आपका आदर्श कौन है, फिल्मों में कौन है, राजनीति में कौन है, तो हर जगह कोई ना कोई, सेना में कौन है, तो आज उदाहरण दिखाई देते हैं। हम थोड़ा सा परिवार व्यवस्था के लिए भी अगर आप कुछ ऐसे उदाहरण, कोई ऐसे कुछ संदर्भ, कुछ ऐसा कुछ सा बताना चाहें। देखिए, हमारा ये जो देश है उसमें हमारे प्रभु रामचंद्र जी का जो आदर्श है, मर्यादाएं हैं, वो तो हमारे जीवन में इस प्रकार से रच-पच गई है जी कि जैसे सोते बैठते जागते हम सब राम राम जय राम जी की बोलकर ही संबोधित करते हैं। बिल्कुल। और कोई गड़बड़ करे तो लोग कहते इसका तो राम ही निकल गया। तो ये ऐसे प्रभु रामचंद्र जी का जो आदर्श है वो केवल उनका व्यक्तिगत नहीं है, उनका जो संयुक्त परिवार था उसमें 4 भाई हैं, उनकी पत्नियां हैं, 3 माताएं हैं, पिताजी हैं, और उस प्रकार का जो वहाँ का वातावरण था उसमें रहकर फिर गुरुकुल व्यवस्था में भी वो रहे पढ़े, चाहे गुरु वशिष्ठ जी का, विश्वामित्र जी का उन्हें स्नेह सानिध्य मिला, शिक्षण मिला, तो वे ऐसे श्रेष्ठ मानव बने। और केवल मानव नहीं तो एक प्रकार से नर से नारायण यह बनकर उन्होंने हम सबको प्रेरणा देने का काम किया। ऐसे हम देखते हैं शिवाजी महाराज के जीवन का, तो माता जीजाबाई ने प्रारंभ से उनको इस प्रकार से यही रामायण महाभारत की कथाएं सुनाकर ऐसा संस्कारित किया कि 14 वर्ष के शिवा ने और अपने मित्रों के साथ रोहिडेश्वर शिव मंदिर के उस मूर्ति का अभिषेक करते हुए संकल्प लिया, मैं यहाँ हिंदवी साम्राज्य की स्थापना करूँगा। और 2 वर्ष बाद ही उन्होंने उस प्रकार इस देश में उस संकल्प की और पूर्णाहुति के लिए प्रारंभ यह और करने में सफलता प्राप्त की। तो ये परिवार के संस्कारों का परिणाम है, संस्कारों का परिणाम है, और संस्कार का परिणाम ही संस्कृति के जरिए आगे बढ़ता है और हम लोग आगे बढ़ते हैं। बढ़ते बढ़ते कैलाश जी, थोड़ा सा मैं आपसे ये भी जानना चाहूँगा, क्योंकि आज तकनीक का युग है, तकनीक हमारे हाथ में एक मोबाइल फ़ोन होता है और 6 इंच का वो मोबाइल फ़ोन दुनिया भर की जानकारियाँ हमें पहुंचाता है। लेकिन ये समझ नहीं आता है कि दुनिया भर की जानकारी हमारे पास में है, सोशल मीडिया नेटवर्क्स हमारे पास में है, लेकिन अड़ोस में पड़ोस में क्या चल रहा है ये हमें नहीं पता होता है। ख़ासतौर पे कई बार तो आप बेहतर जानते होंगे, और ये कहा जाता है कि तुमने कितने लोगों को आज तक कंधा दिया है, उससे ये मालूम होता था कि आपकी सामाजिकता जो है वो कितनी है। अब बात यह है कि अगर आप किसी न किसी तौर पे मोबाइल पर लगे हुए हैं, चाहे घर में बच्चों के पास में भी है, माता पिता के पास में भी है। कैलाश जी, शुरुआत में कहानियां सुनाई जाती थी कि रात को बच्चा सो रहा है तो लोरी आ रही है या कहानी सुनाई जा रही है। अगर माता पिता को कहानी ही नहीं पता, खुद ही कहानी नहीं पता, तो कैसे वो कहानी बच्चों को सुनाई जाएगी। या फिर अगर बड़े बुजुर्ग भी हैं, उनके हाथ में भी उनका मोबाइल फ़ोन है, वो भी अपना यूट्यूब पर कुछ ना कुछ देख रहे हैं, कहीं और कुछ कर रहे हैं, और सब लगे हुए हैं अपना। ऐसे व्यवस्था से बाहर निकलने का कोई खुशमिजाज तरीका जिसमें खुशियां भी आए और सब कुछ बेहतर भी हो। उसमें हमको यहाँ से सोचना होगा कि परिवार के बाद विद्यालय में जाता है बालक जी,
आज विद्यालयों में भी छात्र छात्राओं को ये नहीं बताया जाता कि तुम्हारी पढ़ाई में केवल तुम्हारे माता पिता का योगदान नहीं है। ये जो इतने बड़ा भवन है, उपकरण है, प्रयोगशालाएं हैं, ये सब समाज के उन व्यक्तियों का जो सरकार में कर देते हैं, चाहे वो गांव के आखिरी छोर पर रहने वाला व्यक्ति होगा, वह भी सरकार को जो कर देता है, उससे जो धन एकत्र होता है, उससे सारी व्यवस्थाएं विद्यालय और प्रशासन करता है, उसमें से फिर तुम्हारी शिक्षा यह होती है। तो तुमको योग्य बनाने में उस गांव के उस गरीब का भी विचार करना चाहिए कि तुमको उसने भी पढ़ाने में योगदान किया है। ये बात नहीं बताने के कारण से उसको ये लगता ही नहीं है कि मुझे पढ़कर योग्य बनकर किसी की सेवा भी करनी है जी। और जब बताया जाता है तो अभी उदाहरण के लिए एक सुपर 30 नाम की फिल्म चल रही है जी। आनंद जी ने एक अच्छे गणितज्ञ के नाते से केवल अपना पेट नहीं भरा, अपने परिवार का पेट नहीं भरा, उन्होंने अपने समाज के ऐसे जो मेधावी छात्र हैं, जो गरीब होंगे, जो पिछड़े होंगे, लेकिन उनको आईआईटी में प्रवेश दिलाने के लिए उन्होंने पूरी ताकत लगाई और आज ऐसे बालकों को उनको योग्य अभियंता के रूप में इस भारत की सेवा करने का अवसर दिया। ऐसे कौशलेंद्र जी हैं जी। जिन्होंने इस प्रकार से आईआईएम की पढ़ाई प्रबंधन की, यह अहमदाबाद से की और वहाँ से पढ़कर पटना आए। पटना आते एक संस्थान ने कहा आइए हमारे यहाँ नौकरी करें, हम आपको इतने लाख रुपए देंगे। उन्होंने कहा नहीं धन्यवाद आपका, मुझे मेरी गरीब माँ ने सब्जी बेचकर पढ़ाया है, तो मैं ऐसी माताओं को जो अपने बालक बालिका को पढ़ा नहीं पाते, पहले उनको सुखी संपन्न करूँगा, समृद्ध करूँगा। और इसलिए उसने पटना के बाज़ार में ठेले पर सब्जी बेचना शुरू किया। लोगों ने हंसी उड़ाई, लेकिन उसने चिंता नहीं की, क्योंकि उसके सामने एक लक्ष्य था, क्योंकि मुझे मेरी पढ़ाई का उपयोग केवल मेरे लिए नहीं करना है। ठीक बात है। तो इस प्रकार से यह जो बात बालक को बताई जाए तो फिर वह उसे शिक्षा का उपयोग केवल अपने लिए नहीं करता। दूसरा, आपने मोबाइल की बात कही। जी। मोबाइल के बारे में यदि आपने कल ही अखबार में पढ़ा और आज भी पढ़ा हो तो इस मोबाइल का दुष्परिणाम क्या है। एक परिवार में संस्कार, अच्छी संगति के अभाव के कारण से एक बहन भाई का जो पवित्र रिश्ता होता है उसको भी तार तार कर दिया एक युवक ने अपनी बहन के साथ बलात्कार करके, और वो है उसके बेटा भी हो गया इन बहन को। इस सब प्रकार का ये मोबाइल के दुष्परिणाम हैं। मोबाइल दे दिया, क्या देख रहा है क्या नहीं देख रहा है, इस ओर माता पिता ध्यान देते नहीं हो, और बचपन में ही बच्चे को व्यस्त रखने के लिए वो मोबाइल पकड़ा देते और बाद में वो इतना उसका अभ्यस्त हो जाता है कि बिना मोबाइल के रहता नहीं है। इसलिए इस आधुनिकता के, इस मीडिया के जो साधनों का सदुपयोग कितना हो, इस ओर भी संस्कारों पर ही निर्भर करेगा कि हमें इसका कितना उपयोग करना है। जी बिल्कुल ठीक बात कही आपने, और किसी न किसी तरीके से ये संस्कारों पर निर्भर अगर हम करेंगे रहेंगे तो हमारी तकनीक पर या किसी और चीज़ पर निर्भरता हमारी कम होगी। हम लोग ये भी ज़रा समझ लें कि हमारे यहाँ अतिथि तुम कब जाओगे नहीं कहा जाता, कब जाओगे ये नहीं कहा जाता, बल्कि रंती देव जी की कहानी भी आती है कि किस तरीके से उन्होंने अतिथि तुम कब आओगे और जब तक तुम हमारे यहाँ से पूरा नहीं पाओगे तब तक हमारा भोजन जो है वो अधूरा है। ये परिकल्पना अगर हमारे यहाँ रहेगी तो भगवान राम का जो आपने उदाहरण दिया था, लगता है कि वो मंगल भवन हमारा ही होगा और सारा अमंगल हर जाएगा। ऐसा मंगल भवन अमंगलहारी वाली हमारी परिकल्पना है, ऐसा संयुक्त परिवार वाला हमारा महत्व है। ये विषय सब तक जाना चाहिए, और अगर ये विषय जाता है, लोग तो इसको समझ पाते हैं, तो किसी न किसी तरीके से हम लोग फिर से रिश्तों की उसी मिठास को, वही कृण्वन्तो विश्वमार्यम को, वही वसुधैव कुटुम्बकम को एक बार फिर से पूरे विश्व में प्रतिस्थापित कर पाएंगे। ऐसे ये हमारा मानना है। आप जी मैं बहुत संक्षिप्त उपसंहार में ये कहूँगा कि हमने हमारे जीवन मूल्य बदल लिए हैं। हमारे जीवन मूल्य हुआ करते थे सादा जीवन उच्च विचार, उसके बजाय आज हमने स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग हाई करो और उसका मापदंड मान लिया है अधिकाधिक सुख संपन्नता साधनों के माध्यम से प्राप्त करो, और ये सब आते हैं पैसों से। इसलिए इन प्रकार पैसा कमाओ। तो जब ये लक्ष्य हो गया तो व्यक्ति पाप कर रहा है, और उसके व्यक्तिगत पाप भी सामाजिक पाप बन रहे हैं। ऐसे कई सारे पाप हैं, उन सब पापों का भी वर्णन का यहाँ अवसर नहीं है। लेकिन एक सबसे पहले है श्रमहीन धनार्जन। जी बिना परिश्रम के जल्दी से जल्दी लखपति करोड़पति बनना चाहता भाई हुकर्ण कुर्क, ये जो इस प्रकार का प्रयास हो गया। दूसरा चरित्रहीन ज्ञान, जो थोड़ा बहुत भी जानता है ज्ञान है उसमें उसके पीछे उसका कोई चरित्र नहीं है। तो ऐसे 6
प्रकार के पाप, जो गांधी जी ने भी उस प्रकार से उन पापों का उल्लेख किया है, तो वो व्यक्ति को आज जीवन मूल्य छोड़ने के कारण से, बदलने के कारण से हमारे परिवारों के प्रति देखने की दृष्टि बदल गई है, और इसलिए हमारे रिश्ते भी उस प्रकार से यह भंग हो रहे हैं। ठीक बात आपने कही है कि ये रिश्ते हमारे भंग इसलिए हो रहे हैं क्योंकि हम मूल्य नहीं समझ पा रहे हैं। अगर हम जीवन का मूल्य नहीं समझेंगे तो जीवन का वन हरा भरा नहीं होगा, और इसे हरा भरा करने की बड़ी आवश्यकता है। यही रिश्तों की आवश्यकता है, यही संयुक्त परिवार का महत्व है। आप और इसके लिए हमें तेन तक्तेन भुंजिथा ईशावास्यम इदम सर्वम यत किंच जगत्याम जगत तेन तक्तेन भुंजिथा माँ घृदकस्य स्विधनम। हमारे यहाँ ये ईशोपनिषद का जो पहला श्लोक है उसको महत्व दिया है। चारवाक ऋषि जो हो गए, जिन्होंने कहा यावत जीवेत सुखम जीवेत ऋणम कृत्वा घृतम पिबेत भस्मीभूतस्य देहस्य पुनरागमन कुतः, उसको मान्यता नहीं दी गई। तो यहाँ त्याग पर उपभोग करो, यह हमारे जीवन की पद्धति है। ये त्याग की बात पर ही हम इस कार्यक्रम को यहाँ पर पूरा करना चाहेंगे, क्योंकि जब तक त्याग नहीं होता तब तक परिवार नहीं होता, और परिवार होता है तो सब कुछ हमारे साथ में होता है। आप पधारे और इतना समय आपने दिया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका भी धन्यवाद। नमस्कार।